कश्मीर नाव के इस शुमारे में आपका खैर मकदम है। उम्मीद करते हैं कि आप खुश व खुर्रम होंगे। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब पीर बिलाल अहमद साहिब। पीर बिलाल साहब शहर श्रीनगर के दरबाग इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। अपनी समाजी, सियासी और मजहबी खदमात के बिना पर पूरी वादी में अपने किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। बिलाल साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल साहब, अभी आप बताइए कि जो आपकी बुनियादी तालीम थी वो आपने कहाँ से हासिल की? आहिस्ता 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 फिर इस अरूज पे आप कैसे पहुँचे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरी जो बुनियादी तालीम प्राइमरी लेवल तक अपने स्कूल में, जो यहाँ पे मिडिल प्राइमरी स्कूल था, उसके बाद R1 में अप टू 10th, फिर 11th 12th शालीमार हायर सेकेंडरी स्कूल, फिर ग्रेजुएशन मैंने अमर सिंह कॉलेज से की, फिर यूनिवर्सिटी में मैंने पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की। आहिस्ता आहिस्ता आपने खदमत खलकुला करनी शुरू की, तो ये जज्बा कहाँ से उभरा आपके मन में? बेसिकली ये जो खदमत खलक का जज्बा, ये तो हमारे फैमिली में पहले से ही था। तो बचपन जब मैं 5वीं या 6ठी जमात का तालिब इल्म था, उसी वक्त से मैं ये छोटे मोटे समाजी काम जो थे छोटे लेवल पे उस वक्त तक हमने शुरू किए थे। आहिस्ता आहिस्ता जो ही बढ़ते गए तो इसका भी दायरा बढ़ता गया। मैं ये कहूँगा, जब 14 अक्टूबर 2005 में जो ज़लज़ला यहाँ पे आ गया था, उस पर हमने काम अपने लेवल पे किया। तो बहुत बड़ा NGO जो वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहा है, खालसा एड या बाकी, उनके साथ हमें 2 महीने काम करने का मौका मिला, टंगडार में, गुरेज में, उड़ी में। तो फिर मुझे लगा, जब मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा कि कैसे वो ह्यूमैनिटी के लिए सर्व कर रहे हैं, तो फिर मुझे और बूस्ट मिल गया। तो तब से मैं पीछे नहीं हटा हूँ। क्या जब फ्लड आया था तो हमने जो अफेक्टेड लोग थे उनको घरों से निकाल के हमने स्कूलों में और गवर्नमेंट बिल्डिंगों में हमने उस वक़्त टेम्पररीली पनाह दी थी। तो हमने ईश्वर गुप्त गंगा में डल वाले जो लोग थे उनके लिए रखा था उनको। तो जब मैं दिन को हमने उनको खाना वाना अच्छी तरह से खिलाया, तो शाम को मैंने सोचा कि अब मैं घर चलूं। लेकिन वहाँ एक बुज़ुर्ग था, दाढ़ी वाला, तो वो मुझे देख रहा था। उसने कहा कि आप घर जाएंगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा रात को? तो मैंने उसी वक्त के फिर 2.5 महीने में टोटली घर नहीं गया। उन्हीं के साथ मैं खाता था, पीता था, रहता था। फाक परगना स्टार्ट होता है कारपोरा से अप टू नागबल, इसमें 44 गाँव आते हैं। तो एक ज़माने में यहाँ पे जब पुरानी हिस्ट्री देखते हैं, बुरजहामा जो एंशिएंट साइट है, वहाँ पे तो इसी इलाके का जिक्र है किताबों में भी, हारवन में है, और भी जो सूफी सनत है, इसी एरिया में उन्होंने इबादत की है। तो इस इलाके का बहुत दबदबा बहुत टाइम तक रहा है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से आगे आगे देखते वक्त गुजरता गया, तो इस इलाके की अहमियत कम होती गई। तो उस पर जब हमने देखा कि ये क्यों, ये इसमें क्या खोज हमने जब की, तो हमें लगा कि पॉलिटिकल लेवल पे इसको नज़रअंदाज किया गया। तो हमने फिर थोड़ा कोशिश की कि पॉलिटिकल लेवल पे भी इसको जो इग्नोरेंस हुई है उसको हम अपने लेवल पे लाने की कोशिश की। तो इंशाल्लाह किसी लेवल तक हमने कामयाबी हासिल की है, और भी इंशाल्लाह काफ़ी कुछ प्रोग्राम है आगे। क्या हम बिलाल साहब को आइंदा जब इलेक्शन के मौके आने वाले हैं, क्या हम इसको सियासत में देखेंगे? जो फाक डेवलपमेंट बनाई है हमने, इसमें जो भी यहाँ हमारे 44 गाँव हैं, उसमें 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज आती है। एक है खानयार, दूसरी है हजरत बल और है गांधरबल। 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज के मुख्तलिफ गाँव इसमें हैं। तो हमारा पहले ये मकसद नहीं था कि हम पॉलिटिकल इसको इन्वॉल्व करेंगे पॉलिटिक्स के साथ। लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ पे, मैं एक बार कोकरनाग से आगे एक जगह 25 किलोमीटर गया, तो वहाँ मैंने डिग्री कॉलेज देखा।
मैं उड़ी गया, वहाँ मैंने 2-3 ITI देखे, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस देखे वहाँ पे। मैं कंगन गया, वहाँ मैंने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखा, और उसको उतनी ज़्यादा फैसिलिटी उस हॉस्पिटल में मैंने देखी जितनी मैंने रनवारी में नहीं देखी। फिर जब मैंने इसका कंक्लूजन देखा तो ये सब, जब वहाँ पॉलिटिकल डोमिनेंस, कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी थी, उसने वहाँ पे अपने इलाके के लिए ऐसे हॉस्पिटल्स खोले हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशनल सेटअप बनाया है। तो मैंने भी सोचा क्यों हम पीछे रहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इस पॉलिटिकल फील्ड को चुन के हम अपने इलाके को सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आगे ले आएंगे। और लोग भी सुनना चाहते हैं कि अपनी तरफ से क्या कुछ आप लोगों के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। मैंने तकरीबन 12-13 साल सेक्रेटरीट में काम किया है, बहुत सारे मिनिस्टर्स के साथ। अपने लेवल पे मैंने किया, जो रोड नेटवर्क का था यहाँ पे, कम से कम 9 ब्रिज बड़े मैंने बनवाए यहाँ पे। तो उनमें लगभग 70 करोड़ के करीब पैसा लगा। मैं मुतमईन हूँ कि रोड नेटवर्क हमारे एरिया का बहुत अच्छा है आज। तो लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एजुकेशन सेक्टर है, उसमें मेरी तरफ से अपने इलाके को कोई फ़ायदा नहीं मिला है। मेरा सबसे प्राइमरी फोकस होगा कि एजुकेशनल जो स्टैंडर्ड है उसको अपलिफ्ट करना। हमारे एरिया में आप देख लीजिए, कहीं पे भी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। देखो, बड़े बड़े दावे होते हैं कि गर्ल एजुकेशन को इतना हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन हमारे एरिया में नागबल से देखिए ब्रेन तक कहीं पे हायर सेकेंडरी गर्ल्स के लिए नहीं है। और यहाँ तो मैक्सिमम लोग जो है वो मजदूरी पे अपना गुजारा कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है। आइडेंटिफाई हमने लैंड करवाया था 56 कनाल R1 में। असल में तो शालीमार में उनको प्रपोजल था, लेकिन वहाँ पे लैंड की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से फिर साइट को चंदपोरा उन्होंने किया है। तो अभी भी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अगर हमें कहीं से कोई बूस्ट मिलेगा, मुझे उम्मीद है कि वो कॉलेज अगर सेटअप होगा तो उससे हमें एजुकेशनल स्टैंडर्ड अपलिफ्ट होगा। और जो यहाँ हमारे एरिया में प्राइवेट स्कूल्स है, उनका भी स्टैंडर्ड अभी लोअर लेवल पे है। हम चाहते हैं कि उनका स्टैंडर्ड हम बढ़ाए। हम रिसेंटली डायरेक्टर साहब को मिले थे, तो एज फॉक फॉर्म, तो उसको हमने यही सजेशन दी थी, क्या हम प्राइवेट स्कूलों में इंस्पेक्शन कर सकते हैं ताकि हम वहाँ बच्चों के एजुकेशन स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे। उसने हमें क्लियर कट डायरेक्शन दी। हाँ बिल्कुल, हमारा मकसद भी यही है। तो इंशाल्लाह हमने कई स्कूलों का इंस्पेक्शन किया, और जो हमारे टीम में कुछ प्रोफेसर्स हैं तो वो भी अपनी गाइडेंस दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम एजुकेशनल स्टैंडर्ड को प्रायोरिटी में लेके आगे ले चलेंगे। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान पीर बिलाल अहमद साहब, जिसके साथ हम बात कर रहे थे, फिर किसी पर्सनैलिटी के साथ आपको रूबरू करवाएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।